सो गाइस क्या हो अगर नारुतो के अंदर एक स्पिरिट सील हो जाए। स्टोरी की शुरुआत होती है एकेडमी के एक बिल्कुल शांत दिन से, जहां नारुतो क्लास के एक कोने में अकेला बैठा होता है। क्लास में सब अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। कोई नोट्स बना रहा होता है, कोई इरुका सेंसे की बात सुन रहा होता है, पर नारुतो का ध्यान कहीं और होता है। तो उसके दिमाग में अचानक एक बड़ा ही मस्त आइडिया चमकता है। ऐसा आइडिया जो उसे खुद भी थोड़ा डेंजरस लगता है, पर उतना ही एक्साइटेड भी होता है। वो अपने मन में सोचता है कि हर कोई उसे वीक समझता है, पर अगर वो कोई ऐसा जुत्सु सीख ले जो किसी को नहीं आता तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बस इसी थॉट के साथ वो क्लास से चुपके से निकलता है और एकेडमी के अंदर मौजूद एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है, जहां फॉरबिडन स्क्रोल्स रखे होते हैं। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद वो एक स्क्रोल उठा लेता है और बिना किसी को बताए सीधा अपने घर ले आता है। उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, कोई नया और पावरफुल जोशु सीखना। रात को वो एक्साइटमेंट में उस स्क्रोल को खोलता है, पर जैसे ही स्क्रोल पूरी तरह से खुलता है उसमें से एक गहरी काली शैडो निकलती है। वो शैडो कुछ सेकंड्स के लिए कमरे में फैल जाती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। नारुतो घबरा जाता है, पर उसे समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, क्या फालतू चीज उठा लाया मैं, और स्क्रोल को साइड में रख कर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी पूरी बॉडी में भयंकर दर्द होता है, जैसे पूरी रात वो बिना रुके इधर उधर भागता रहा हो। सुबह का दर्द इग्नोर करते हुए नारुतो एकेडमी पहुंचता है और अपनी यूजुअल सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे लगता है शायद कल रात का थकान होगा, पर क्लास का माहौल कुछ अलग ही होता है। तभी अचानक उसके पीछे से कीवा अपनी सीट से उठकर डर के मारे भागने लगता है। उसकी बॉडी कांप रही होती है, कपड़े फटे हुए होते हैं और वो क्लियरली इंजर्ड लग रहा होता है। नारुतो शॉक में उससे पूछता है, अबे क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है? पर कीवा बिना जवाब दिए वहां से भाग जाता है। नारुतो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि कीवा उसे देखकर इतना क्यों डर रहा है। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और इरुका सेंसे अंदर आते हैं। आते हुए नारुतो को एकदम सीरियस नजरों से देखते हैं। नारुतो को और ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है कि आज सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इरुका सेंसे थोड़ी देर चुप रहने के बाद नारुतो से पूछते हैं, कल रात तुम इतनी तेज भाग दौड़ क्यों कर रहे थे? ये सुनते ही नारुतो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पूरी रात सो रहा था। इरुका सेंसे अपना हाथ उठाते हैं जहाँ गहरे वर्ड्स होते हैं और बोलते हैं, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये किसने किया? नारुतो का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा इल्जाम उस पर क्यों लगाया जा रहा है। इरुका सेंसे थोड़ा सा गहरी सांस लेते हैं और फिर नारुतो को सब कुछ डिटेल में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि कल रात नारुतो बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रहा था, जैसे कोई और उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा हो। सीन धीरे धीरे फ्लैशबैक में चला जाता है। रात का अंधेरा होता है, पूरा विलेज शांत होता है और नारुतो रूफ टॉप पर उछल कूद करता हुआ इधर उधर घूम रहा होता है। उसके जंप्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। एक ही जंप में वो इतनी दूर पहुंच जाता है जितना कोई ट्रेन निंजा भी मुश्किल से करता था। इरुका सेंसे उसे देख लेते हैं और तुरंत उसके पास आते हुए बोलते हैं कि इतने रात में वो यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही नारुतो अपना चेहरा इरुका की तरफ करता है, इरुका सेंसे एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। नारुतो की आंखें पूरी तरह काली होती हैं और उसके बीच में एक छोटा सा रेड पॉइंट ग्लो कर रहा होता है। इरुका कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी नारुतो अचानक से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इरुका उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल नारुतो का पंच सीधा इरुका के हाथ पर पड़ता है और उनका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इरुका जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ कीवा अपने कुत्ते को 2 नंबर कराने के लिए बाहर लाता है और इरुका को गिरा हुआ देखकर भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। वो इरुका को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी नारुतो वापस आता है और कीवा को 2-3 जोर के थप्पड़ मारता है और बिना कुछ बोले वहां से गायब हो जाता है। यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ये सब सुनते ही नारुतो की आंखें फट जाती हैं। उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि जो कुछ इरुका सेंसे बता रहे हैं उसने वो खुद किया है। तो बिना कुछ बोले क्लास से निकलता है और सीधे भागते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो जमीन पर बैठ जाता है, दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और बस यही सोचता रहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। अभी अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, हेलो। नारुतो घबरा कर खड़ा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, कौन है? पर कमरे में कोई नहीं होता। वो और जोर से बोलता है, सामने आ, कौन है तू? तभी एक गहरी हंसी सुनाई देती है और आवाज बोलती है, बैठ जा आराम से, इतना क्यों फट रही है तेरी? नारुतो गुस्से में बोलता है, कल रात इरुका सेंसे पे अटैक तुमने ही किया था ना? आवाज हंसते हुए जवाब देती है, हाँ मैंने ही किया था, मेरे रास्ते में आ रहा था वो। नारुतो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कौन है तू, सामने आ। आवाज जोर से हंसते हुए कहती है, ठीक है मैं बाहर आ जाता हूँ, पर मुझे बाहर लाने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। नारुतो पूछता है, क्या काम करना होगा? आवाज कहती है, अपनी आंखें बंद कर और बोल स्वैप। जैसे ही नारुतो ये बोलता है वो अचानक एक अंधेरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और उसकी बॉडी की आंखें बाहर ब्लैक हो जाती हैं। बाहर से वही आवाज जोर से हंसती है, ले मैं बाहर आ गया।
नारुतो को अब भी सब कुछ दिख रहा होता है जो उसकी बॉडी बाहर देख रही होती है, पर वो खुद उस बॉडी के अंदर नहीं होता। वो घबरा कर इधर उधर देखता है और बोलता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अंधेरा गहरा होता है जैसे खाली स्पेस हो जहाँ सिर्फ आवाजें गूंज रही होती हैं। तब वही आवाज थोड़ी शांत होते हुए बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है, वो एक कष्ट स्पिरिट है जो बहुत पहले एक फोरबिडन स्क्रोल के अंदर सील कर दिया गया था और उसे सील करने वाला और कोई नहीं सिवाय ओत्सुकी था। नारुतो कंफ्यूज हो जाता है, उसे आधी बात भी समझ नहीं आती, पर गुस्से में बोलता है तू जो भी हो पर मेरी बॉडी पे कंट्रोल क्यों लिया तूने। स्पिरिट थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है कि हजारों बल्कि लाखों साल से वो सील के अंदर बंद था। उसे बाहर निकालने के लिए एक ऐसे स्पिरिचुअल प्रेशर की जरूरत थी जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। नारुतो के अंदर वो प्रेशर था इसलिए सील टूट गई। स्पिरिट कहता है कि इतने टाइम बाद फ्री होके उसका थोड़ा इधर उधर भागना नॉर्मल है। वो ये भी बोलता है कि उसकी असली पावर सील रहने की वजह से लगभग गायब हो चुकी हैं और धीरे धीरे उन्हें वापस लाना पड़ेगा। नारुतो थोड़ा काम होते हुए कहता है कि जो भी करना हो करो पर किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाना। स्पिरिट हंसते हुए बोलता है ठीक है बेटे, इतना लोड मत ले, मैं कंट्रोल में रखूंगा। इतना सुनने के बाद नारुतो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उस अंधेरे डायमेंशन में ही बैठ जाता है। वो सोचता है शायद यहीं कैद रहना पड़ेगा, पर तभी उसकी नजर पीछे कुछ अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो स्पिरिट से पूछता है यहाँ रोशनी कैसे आएगी। स्पिरिट जवाब देता है जब तू खुश होगा तब यहाँ रोशनी आ जाएगी। नारुतो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठता है, अपने आप को शांत करता है और धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगता है। जैसे वो नॉर्मल फील करता है अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगती है। रोशनी बढ़ने पर नारुतो देखता है कि सामने एक बड़ा सा फॉक्स जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ पैर चेन से बंधे होते हैं और उसकी आंखों में गुस्सा भरा होता है। नारुतो चिल्ला के बोलता है अरे ये कौन है। फॉक्स उसे घूर कर देखता है। तब स्पिरिट बताता है कि उसे वैसे ही बांधा रहने देना चाहिए, पर नारुतो के बिल्कुल सही नहीं लगता। वो कहता है नहीं इसे छोड़ो, बेचारों को यहाँ क्यों बांध के रखे हो। स्पिरिट थोड़ा रुक कर बोलता है कि जब वो वापस बॉडी में आएगा तब फॉक्स को रिलीज कर देगा। नारुतो को थोड़ा तसल्ली मिलती है, फिर उसके दिमाग में अब भी और ज्यादा सवाल घूमने लगते हैं। कष्ट स्पिरिट नारुतो की बॉडी का यूज करते हुए बिना रुके उछल कूद करता हुआ विलेज के बाहर आ जाता है। ट्रीज, रूफ, जमीन सब कुछ एक ब्लर की तरह पीछे छूट जाते हैं। नारुतो अंदर से सब कुछ देख रहा होता है पर कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो एक शांत से तालाब के पास रुकता है। तालाब का पानी बिल्कुल स्टिल होता है, चांद की रोशनी उस पर पड़ रही होती है। उस सीन को देख कर कष्ट स्पिरिट अचानक इमोशनल हो जाता है। उसकी आवाज पहली बार हैवी और भरी हुई लगती है। वो नारुतो से बोलता है कि बहुत समय बाद उसने ऐसी शांति देखी है। ये बोलते बोलते की आवाज थोड़ी बाहर आती है और नारुतो महसूस करता है जैसे उसके आंसू बह रहे हों और वो उसके नहीं होते। स्पिरिट कहता है ठीक है नारुतो, अब तुम स्वैप करके वापस आ जाओ। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है क्या हुआ, अब नहीं घूमना है क्या तुम्हें। स्पिरिट हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है नहीं आज के लिए बस इतना ही। नारुतो जैसे ही स्वैप करता है वो वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। शाम हो चुकी होती है और वो थका हारा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर सासुके से हो जाती है। नारुतो कुछ बोलने की कोशिश करता है पर सासुके बिना देखे आगे बढ़ जाता है। नारुतो उसका पीछा करता है और जब सासुके गुस्से में पूछता है कि क्या दिक्कत है तो नारुतो हंसते हुए बोल देता है औकात में रहो समझे। ये कहते ही नारुतो भागने लगता है और सासुके भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद दोनों थक जाते हैं और साथ चलने लगते हैं। बिना कुछ बोले दोनों उचिहा क्लैन के एरिया में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नारुतो और सासुके उचिहा क्लैन के अंदर कदम रखते हैं हवा का माहौल एकदम भारी हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और जमीन पर लाशें पड़ी होती हैं। सासुके का दिल धड़कना बंद कर जाता है और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है। अंदर जाकर वो जो देखता है उसे उसकी दुनिया ही टूट जाती है। उसके माँ बाप दोनों जमीन पर मरे पड़े होते हैं। सासुके बाहर आकर ताकत से चिल्लाता है, उसकी आवाज पूरे एरिया में गूंज जाती है। अभी अचानक वहाँ इटाची अपीयर होता है। सासुके रोते हुए इटाची के पास भागता है और बोलता है बिग ब्रो। इटाची उसे पकड़कर शांत आवाज में कहता है कि उसने ही सबको मारा है। ये सुनकर नारुतो और सासुके दोनों एकदम फ्रीज हो जाते हैं। इटाची सासुके को जोर से दूर फेंक देता है और वो सीधा नारुतो के पास गिरता है। नारुतो सासुके को उठाने लगता है पर तभी इटाची दोनों को गेंजुत्सु में डाल देता है। उनके सामने पूरा मैसेकर रिपीट होने लगता है। दर्द, चीखे, खून सब कुछ। नारुतो का दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी उसके कानों में आवाज आती है नारुतो स्वैप कर जल्दी। पर नारुतो की बॉडी हिल भी नहीं पाती। तब कष्ट स्पिरिट अपने अंदर से एक भयंकर चक्र रिलीज करता है। चक्र इतना डेंस होता है कि गेंजुत्सु टूट जाता है। इटाची घुटनों के बल बैठ जाता है। नारुतो गुस्से में इटाची का गला पकड़ लेता है पर अगले ही पल नारुतो बेहोश हो जाता है। देन उसके बाद इटाची मौका देखकर वहां से गायब हो जाता है।
अगली सुबह पूरे विलेज में एक ही बात फैल चुकी होती है कि उचिहा क्लैन का पूरा मैसेकर हो चुका है और उसका जिम्मेदार इटाची उचिहा है। लोग छोटे छोटे ग्रुप में खड़े होकर इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। कोई गुस्से में होता है, कोई डर में और कोई सिर्फ अफसोस में। न्यूज ये भी होती है कि उचिहा क्लैन का सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा है, सासुके उचिहा, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। नारुतो अपने घर में अकेला बैठा होता है। उसका दिमाग पूरी रात के सीन को बार बार रिप्ले कर रहा होता है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि उसने अपनी आंखों से जो देखा वो सच था। तभी उसके अंदर से वही आवाज दोबारा आती है। कर्ड स्पिरिट ठंडे टोन में बोलता है, कल रात में तुझे बार बार स्वैप करने को बोल रहा था, अगर तू कर देता तो मैं वही उसका काम खत्म कर देता। नारुतो चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, सासुके के साथ बहुत गलत हुआ यार, उसके साथ भारी होते हैं। स्पिरिट भी पहली बार सीरियस लगता है और बोलता है कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती है। दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी रहती है। उसके बाद टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। दिन महीने में और महीने सालों में बदलने लगते हैं। नारुतो अपनी लाइफ जीता रहता है, पर उसके अंदर दो अलग अलग पावर्स चुपके ग्रो कर रही होती हैं। वो किसी को कुछ नहीं बताता, ना कुरामा के बारे में, ना ही कर्ड स्पिरिट के बारे में। बल्कि कुरामा के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन कर्ड स्पिरिट के बारे में किसी को नहीं पता होता। कुछ सालों बाद नारुतो, सासुके और साकुरा मिलकर टीम 7 का हिस्सा बन जाते हैं और ककाशी उनका सेंसे होता है। इस बीच नारुतो की बॉन्डिंग कुरामा और उस कर्ड स्पिरिट दोनों के साथ काफी अच्छी हो चुकी होती है। उसके अंदर अब एक बहुत ही डेंस और खतरनाक पावर जमा हो चुकी होती है, पर इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता। लैंड ऑफ वेब्स के मिशन पर जब उनका सामना जाबुजा से होता है, तब नारुतो जानबूझकर कर्ड स्पिरिट से स्वैप नहीं करता। वो खुद अपनी पावर्स का यूज करके फाइट करना चाहता है। कुरामा और कर्ड स्पिरिट दोनों की वजह से नारुतो के अंदर इतना चक्रा होता है कि जैसे ही वो अपना चक्रा रिलीज करता है, आसपास के कमजोर लोग बेहोश होने लगते हैं। जब वो जाबुजा और हाकू के सामने जुत्सु परफॉर्म करने के लिए चक्रा रिलीज करता है, जाबुजा, हाकू, ककाशी, सासुके और साकुरा सब एक भारी प्रेशर फील करते हैं। सबके चेहरे पर डर आ जाता है। नारुतो तुरंत अपनी पावर को कंट्रोल करता है और जुत्सु रोक देता है। साकुरा मुंह बनाकर बोलती है, अबे गधे दूर हट। नारुतो हंसते हुए एक साइड हो जाता है, पर नारुतो के चक्र के प्रेशर से जाबुजा और हाकू ऑलरेडी स्लो हो चुके होते हैं। इसी का फायदा उठाकर ककाशी, सासुके और नारुतो मिलकर उन्हें हरा देते हैं और मिशन सक्सेसफुल होता है। ककाशी नारुतो को देखकर कुछ महसूस करता है, पर बिना कुछ बोले इग्नोर कर देता है। लैंड ऑफ वेब्स के मिशन के बाद टीम 7 जब वापस कोनोहा आती है तो सब थोड़े थके हुए होते हैं, पर कॉन्फिडेंट भी लग रहे होते हैं। विलेज में एंटर करते ही ककाशी उन्हें सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पर बुला लेता है। वहां पहुंचकर ककाशी का टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि कोनोहा में कुछ ही दिनों के अंदर चुनिंग एग्जाम्स होने वाले हैं और अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो नॉर्मल ट्रेनिंग काफी नहीं होगी। टीम 7 को अब पहले से कई ज्यादा हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा। ककाशी थोड़ी देर सोचने के बाद सासुके की तरफ देखता है और कहता है कि सासुके, तुम्हें मैं पर्सनली ट्रेन करूंगा। ये सुनते ही सासुके के फेस पे डिटर्मिनेशन आ जाता है। फिर ककाशी नारुतो की तरफ देखता है और बोलता है कि नारुतो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। नारुतो ये बात तुरंत समझ जाता है कि ककाशी सेंसे ने उसकी पावर को नोटिस कर लिया है, पर वही साकुरा अपने मन में सोचती है कि ककाशी सेंसे नारुतो को एक यूजलेस गधा समझ रहे हैं। इसी बीच विलेज में जिराया भी आ जाता है और उसकी ककाशी से मुलाकात होती है। ककाशी जिराया को नारुतो के बारे में डिटेल में बताता है कि उसका चक्रा बहुत ज्यादा डेंस हो चुका है और उसके अंदर से कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें फील होती है जो नॉर्मली किसी गेमिंग में पॉसिबल नहीं होती। नारुतो के अंदर क्या है ये जानने के लिए जिराया खुद उससे मिलने का डिसीजन लेता है। थोड़ी देर बाद जिराया नारुतो से मिलता है, जो एक शांत जगह पर बैठा होता है और खुद से ही बातें कर रहा होता है। कभी हल्की सी स्माइल भी आ जाती है उसके चेहरे पर। जिराया उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हारा नाम नारुतो उजुमाकी है ना? नारुतो सीधा रिप्लाई करता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या काम है आपको? जिराया थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो नारुतो को ट्रेन करना चाहता है। ये सुनते ही नारुतो हंसते हुए बोल देता है, अरे मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिराया थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि नारुतो अपने इनर डायमेंशन में ऑलरेडी एक सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा होता है कर्ड स्पिरिट और कुरामा के साथ। जिराया फिर नारुतो को प्रपोज करता है कि दोनों के बीच एक डुएल होगा। अगर नारुतो जीत गया तो ट्रेनिंग कैंसल, और अगर जिराया जीत गया तो नारुतो को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नारुतो थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। दोनों का डुएल वहीं ग्राउंड में शुरू होता है। शुरू में दोनों ही होल्ड बैक करते हैं, पर धीरे धीरे जिराया सीरियस हो जाता है और नारुतो को डोमिनेट करने लगता है। एक क्लीन हिट में जिराया नारुतो को जमीन पर गिरा देता है। नारुतो जमीन पर गिरा हुआ जोर जोर से हंस रहा होता है। जिराया हंसते हुए बोलता है, चलो अब तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी ही होगी।
नारुतो जमीन पर पड़े पड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे अभी जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो हंसते हुए बोलता है, सेंसे अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई। इतना कहकर नारुतो बिना खड़े हुए ही अपने अंदर का चक्र रिलीज करता है। पहले एक हैवी डेंस चक्र पूरी जगह में फैल जाता है जो कुरामा की वजह से होता है, और उसके तुरंत बाद एक और प्रेशर निकलता है जो बिल्कुल अलग होता है, डार्क, भयानक और दबा देने वाला। ये कष्ट स्पिरिट का स्पिरिचुअल प्रेशर होता है। दोनों चीजें मिलकर इतनी ज्यादा पावर क्रिएट कर देती है कि पूरे कोनोहा में उसका इफेक्ट फील होने लगता है। लोग जहाँ थे वहीं फ्रीज हो जाते हैं, कुछ के पसीने छूट जाते हैं, कुछ का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कगासी और सासुके जहाँ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो दोनों भी अचानक रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। माइट गाय, आसुमा और बाकी की टीम जो ट्रेनिंग कर रही होती है, सबके चेहरे पर फियर आ जाता है। यहाँ तक कि थर्ड होकागे हिरोजिन भी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह पर जम जाते हैं। जिराय की हालत उस प्रेशर से बिगड़ने लगती है, इसलिए वो तुरंत अपना सेज जुत्सु एक्टिवेट करते हैं। वो नारुतो की तरफ देखता है। नारुतो अब भी जमीन पर पड़ा होता है, पर उसके अंदर से चक्र और स्पिरिचुअल प्रेशर लगातार निकल रहा होता है। धीरे धीरे नारुतो खड़ा होता है और शांत आवाज में बोलता है, अब भी फाइट करनी है आपको। जिराय के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है, फिर भी वो कहता है, भिड़ ले। अगले ही सेकंड नारुतो गायब हो जाता है और सीधा जिराय के बिल्कुल सामने अपीयर होता है। जिराय नारुतो की स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाता है। नारुतो एक पंच मारता है, जिराय दोनों हाथों से उसे रोक लेता है, पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सीधा विलेज के दूसरे कोने में जाकर गिरता है। उसका हाथ पूरी तरह जल चुका होता है। नारुतो तुरंत समझ जाता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, उसे इतनी पावर दिखानी ही नहीं चाहिए थी। जहाँ जिराय गिरा होता है वहाँ धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आखिर जिराय के साथ ये किसने किया। जिराय की हालत काफी क्रिटिकल होती है, लगभग मरने जैसी। तभी वहाँ लेडी सुनाटे पहुँचती है। वो बिना वक्त वेस्ट किए जिराय को उठाकर ले जाती है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। चेक करने पर पता चलता है कि जिराय के हाथ बुरी तरह जल चुका है और मसल्स तक डैमेज हो चुकी हैं। सुनाटे सेज टोड्स को भी ट्रीट करती है जो जिराय के साथ समन हुए थे। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाते हैं। तभी थर्ड होकागे हिरोजिन भी वहां आ जाते हैं। साथ में ककाशी, माइट गाय, आसुमा और भी कई जोनिन पहुंच जाते हैं। सेज टोड्स बताते हैं कि मास्टर जिराय एक बच्चे से फाइट कर रहे थे और उस बच्चे के अंदर इतना डेंस चक्र था कि सिर्फ उससे फील करके ही पसीने छूट रहे थे। ये सुनते ही सब शौक में आ जाते हैं क्योंकि जो प्रेशर उन्होंने महसूस किया था वो असल में एक बच्चे से आ रहा था। सुनाटे पूछती है कि क्या वो बता सकते हैं वो बच्चा कौन था, पर सेज टोड्स मना कर देते हैं। जब वो समन हुए थे तब चक्र इतना ज्यादा था कि वो उसका चक्र याद ही नहीं कर पाए। सब लोग वहाँ बिल्कुल सीरियस खड़े होते हैं और जिराय के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। हवा में अभी भी थोड़ा सा हैवी टेंशन महसूस हो रहा होता है। तभी एक कोनोहा का शिनोबी तेज कदमों से आता है और रिस्पेक्टफुली रिपोर्ट करता है कि सैन्य विलेज के काजे कागे कोनोहा पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनके विलेज के गेनिन भी आए हैं। थर्ड होकागे हिरोजिन कार में रिप्लाई करते हैं, ठीक है, उन्हें उनकी रहने वाली जगह तक ले जाओ। फिर वो बाकी जोनिन की तरफ देखकर ऑर्डर्स देते हैं कि जोनिन एग्जाम्स के लिए सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाए। वो क्लियरली बोलते हैं कि अगर कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट या चक्रा फील हो तो पहले तुरंत रिपोर्ट किया जाए और उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। ऑर्डर्स मिलते ही धीरे धीरे सब लोग वहां से डिस्पर्स होने लगते हैं, पर ककाशी का दिमाग अभी भी वहीं अटका होता है। उसे बार बार जिराय के इंजरीज और वो प्रेशर याद आ रहा होता है। थोड़ी देर पहले पूरे विलेज ने फील किया था। ककाशी के मन में एक डाउट क्लियर होने लगता है कि कहीं मास्टर जिराय के साथ जो हुआ उसके पीछे नारुतो तो नहीं था। इसी डाउट के साथ ककाशी नारुतो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब ककाशी नारुतो के पास पहुंचता है तो वो एक शांत जगह पर बैठा होता है, सिर नीचे किए हुए, चेहरे पर रिग्रेट साफ दिख रहा होता है उसके। ककाशी उसके पास जाकर पूछता है, नारुतो क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नारुतो सारी बात बता देता है। जिराय के साथ डुएल, पावर का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और फिर जो कुछ उसके बाद हुआ सब बता देता है। नारुतो ये भी कहता है कि उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। वो बोलता है कि इसी वजह से वो चोनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे किसी और गेनिन के साथ भी ऐसा हो गया तो शायद वो बच ही नहीं पाएगा। ये सुनकर ककाशी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और नारुतो से कहता है कि उसकी बात गलत नहीं है, पर अगर वो एग्जाम्स में नहीं गया तो उसकी टीम का क्या होगा। सासुके और साकुरा बिना नारुतो के ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। ककाशी थोड़ी देर सोचता है और फिर सजेस्ट करता है कि नारुतो एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करे, पर अपनी पावर को स्ट्रिक्ट लिमिट में रखे। वो यहाँ तक बोल देता है कि नारुतो बिना चक्रा यूज किए सिर्फ टाइजुत्सु से फाइट करे। नारुतो को ये आइडिया काफी सही लगता है। उसे लगता है कि इस तरह वो किसी को सीरियस डैमेज भी नहीं पहुंचाएगा और अपने टीम को भी बचा पाएगा। आखिरकार नारुतो चोनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है।
उस रात नारुतो चुपचाप अपने बेड पर लेटा होता है, पर उसका दिमाग शांत नहीं होता। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, वो सीधा अपने इनर डायमेंशन में पहुंच जाता है। अंधेरा पहले से ज्यादा क्लियर होता है और कुरामा अपनी जगह पर बैठा होता है। गार्ड स्पिरिट भी वहीं होता है, बिल्कुल शांत, जैसे पहले से नारुतो के इंतजार कर रहा हो। नारुतो दोनों से सीधा बोलता है कि उसे कोई ऐसी फाइटिंग स्टाइल नहीं चाहिए जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। वो कहता है कि उसे किसी को मारना या परमानेंटली इंजर्ड करना नहीं है, बस अपना और अपनी टीम का डिफेंस करना है। कुरामा थोड़ा गुस्से में बोलता है कि इतनी पावर होने के बाद भी नारुतो इतना सॉफ्ट क्यों बनना चाहता है, पर कर्ड स्पिरिट बीच में आकर कहता है कि यही नारुतो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फिर वो नारुतो का एक बहुत पुराना, हजारों साल पुराना ओसुसुकी वर्ड का सीक्रेट टाइजुत्सु सिखाना शुरू करता है। ये टाइजुत्सु सिर्फ स्पीड और स्ट्रेंथ पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि स्पेस और मूवमेंट के बीच के गैप का यूज करता है। जब भी नारुतो थक जाता है, कुरामा अपना चाक्रा रिलीज करके नारुतो के शरीर को हील कर देता है, मसल्स को दोबारा फिट बना देता है। ऐसे ही लगातार 3 दिन और 3 रात ट्रेनिंग चलती रहती है। चोनिन एग्जाम्स में सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं और नारुतो का फोकस सिर्फ डिफेंस और कंट्रोल्ड काउंटर अटैक्स पर होता है। आखिरकार चोनिन एग्जाम्स का दिन आ ही जाता है। रिटन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद सब गेनिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में इंटर करते हैं। जंगल का माहौल ही अलग होता है, हर तरफ डेंजर और टेंशन फील होती है। थोड़ी ही देर में टीम 7 का सामना साउंड वेव्स के शिनोबी से हो जाता है। सासुके बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और उनसे फाइट शुरू कर देता है। साकुरा थोड़ी दूर खड़े सब देख रही होती है और सासुके को देखकर ब्लश भी कर रही होती है। नारुतो अपने मन में सोचता है कि ये परफेक्ट मौका है अपने नए टाइजुत्सु को टेस्ट करने का। जब सासुके एक शिनोबी से लड़ रहा होता है और 2 और लोग पीछे से उस पर अटैक करते हैं, तब नारुतो सीधा बीच में आ जाता है। दोनों साउंड शिनोबी गुस्से में बोलते हैं, हट जा बीच से, पर नारुतो कान ने रिप्लाई करता है, तुम्हारा अपोनेंट अब मैं हूँ। अगले ही पल 2 नारुतो पर एक डेडली अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो नारुतो को टच करने वाले होते हैं, नारुतो हवा में डिसॉल्व हो जाता है और अगले सेकंड उन दोनों के पीछे खड़ा होता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि नारुतो ने ये कैसे किया। वो दोबारा अटैक करते हैं, पर नारुतो फिर से गायब हो जाता है। इस बार वो पीछे आकर शांत आवाज में बोलता है, ये बच्चों का खेल बंद करो। वो बस एक ही हल्का सा पंच मारता है और दोनों शिनोबी दूर जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। नारुतो खुद सोचता है कि ये पावर अभी भी ज्यादा है, उसे और कंट्रोल चाहिए। ये सब देखकर सासुके और साकुरा दोनों बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते ही हवा का माहौल अचानक बदल जाता है। नारुतो को पहले ही फील हो जाता है कि यहाँ कोई नॉर्मल निंजा नहीं है। तभी उनके सामने ओरोचिमारू अपीयर होता है, आंखों में वही पुरानी भूख और चेहरे पर क्रीपी सी स्माइल। उसका पूरा फोकस सासुके पर होता है क्योंकि वो उस पर कर्स मार्क लगाने आया होता है। सासुके आगे बढ़ने ही वाला होता है कि नारुतो तुरंत बीच में आ जाता है और ओरोचिमारू के सामने खड़ा हो जाता है। ओरोचिमारू थोड़ा सा प्राइड होता है, पर बिना टाइम वेस्ट के नारुतो पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। पर नारुतो हर अटैक को क्लियरली डॉज करता रहता है, बिना चाक्रा फ्लेयर किए, सिर्फ अपने एंशिएंट टाइजुत्सु का यूज करके। ये देखकर ओरोचिमारू को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो नारुतो को पकड़ ही नहीं पा रहा होता। फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी पावर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा देता है और एकदम से नारुतो के पीछे पहुंचकर अटैक करता है। जैसे उसका अटैक लगने वाला होता है, उसका गुनाई हवा में ही रुक जाता है। ओरोचिमारू कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है तो देखता है नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। नारुतो एक ही स्मूथ मूवमेंट में ओरोचिमारू को हिट करता है। ये हिट इतना प्रिसाइज होता है कि ओरोचिमारू का बैलेंस बिगड़ जाता है। गुस्से में आकर ओरोचिमारू अपनी कुसेनागी ब्लेड निकाल लेता है और नारुतो पर डेडली अटैक्स करने लगता है। पर नारुतो अब भी काम रहता है और अपने एंशिएंट टाइजुत्सु के थ्रू ओरोचिमारू के हर मूवमेंट को रीड करके उसे ओवर पावर कर देता है। पहली बार ओरोचिमारू को फील होता है कि वो किसी गेनिन के सामने नहीं बल्कि किसी पुरानी चीज के सामने खड़ा है। ओरोचिमारू पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो पीछे हटकर एक फॉरबिडन रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करता है और फर्स्ट होकागे, सेकंड होकागे और फोर्थ होकागे को समन कर देता है। पर क्योंकि जुत्सु इनकम्प्लीट होता है, तीनों होकागे वीक होते हैं और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। मिनाटो की नजर जैसे ही नारुतो पर पड़ती है, उसका चेहरा एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब उसे अपने ही बेटे के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। नारुतो बिना एक सेकंड वेस्ट किए मूव करता है और एक के बाद एक सभी रीएनिमेटेड होकागे को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वो फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करे। तभी उसके अंदर से कर्स्ड स्पिरिट की आवाज आती है। वो कहता है कि वो फाइट के थ्रू हेल्प नहीं करेगा बल्कि अपने एक दोस्त को बुला सकता है जो सोल्स को सील कर देता है, जो डेथ रीपर सील के नाम से भी जाना जाता है। नारुतो थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि यहाँ उसके दोस्त भी हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कर्स्ड स्पिरिट शांत टोन में बोलता है कि बिना किसी कैजुअलिटी के ये काम हो सकता है। नारुतो हाँ बोल देता है। अगले ही पल डेथ रीपर अपीयर होता है और सामने खड़े सभी रीएनिमेटेड होकागे
आगे को सील कर देता है। ओरोचिमारू शॉक में रह जाता है क्योंकि नारुतो ने बिना अपनी जान दिए ये काम कर दिया होता है। जैसे ही ओरोचिमारू खुद सील होने वाला होता है वो बॉडी स्विच करके भाग निकलता है, पर फिर भी उसकी आधी बॉडी सील हो चुकी होती है। जैसे उसके हाथ और पैर का हिस्सा वो हिल भी नहीं पाता। तभी काबुटो वहाँ आता है और ओरोचिमारू को लेकर गायब हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ एक बार फिर शांत हो जाता है और नारुतो खुद सोचता है अब चूने एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं रहे। और ओरोचिमारू को डिफीट करने के बाद नारुतो को पहली बार प्रॉपरली रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स अभी भी काफी ज्यादा डेंजरस हैं। वो खुद से ही डिसाइड करता है कि आने वाले मैचेस में वो सिर्फ मिनिमम फोर्स यूज करेगा ताकि किसी को सीरियस नुकसान ना हो। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और चोनिन एग्जाम्स के एरिना में नारुतो और कीवा का मैच अनाउंस होता है। पर जैसे ही कीवा नारुतो को देखता है तो उसका चाकरा एकदम से पेल पड़ जाता है। कीवा को याद आ जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ वाला सीन और नारुतो का वो ट्रू फॉर्म। डर इतना ज्यादा होता है कि कीवा बिना फाइट के ही गिव अप कर देता है। एरिना में लोग शॉक्ड होते हैं पर नारुतो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद मैच शिफ्ट होता है गारा और सासुके की मेन फाइट पर। शुरुआत में सासुके अपनी स्पीड और स्किल से गारा को ओवरपावर करता हुआ दिखता है, पर धीरे धीरे गारा के अंदर का टेल्ड बीस्ट अवेकन होने लगता है। इसी बीच सैंड विलेज के शिनोबी को पता चलता है कि काजे कागे के नाम पर जो कोनोहा आया था वो असल में ओरोचिमारू था। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके साथ एक बड़ा गेम खेला गया है, पर इधर गारा ऑलरेडी अपनी टेल बीस्ट फॉर्म में जा चुका होता है तो सासुके पर एक खतरनाक हिट करता है। नारुतो ये सब देखकर आगे बढ़ने ही वाला होता है कि सासुके को बचा ले, पर वो रुक जाता है। उसे डर लगता है कि अगर उसकी पावर सबके सामने आ गई तो सबको जिराया संसे वाली बात भी याद आ जाएगी। काकाशी नारुतो को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी माइट गाय इंटरवीन करता है और थोड़ा सा ताकत लगा के गारा के टेल्ड बीस्ट फॉर्म को डिफीट करके उसे नॉर्मल स्टेट में ले आता है। गारा इंसिडेंट के बाद नारुतो का मैच नेजी के साथ होने वाला होता है, पर इतनी सारी कैजुअलिटीज और डिस्टरबेंस के कारण चोनिन एग्जाम्स कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सब लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ निकलने लगते हैं। नारुतो भी मुंह लटकाए हुआ अकेला चल रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि उसने सासुके की मदद नहीं की। वो खुद को ब्लेम कर रहा होता है। तभी पीछे से काकाशी आता है और नारुतो को बोलता है चलो नारुतो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। काकाशी नारुतो को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ जिराया एडमिटेड होता है। नारुतो अंदर जाता है तो देखता है कि जिराया को होश आ चुका होता है और वहाँ लेडी सुनाटे भी होती है। नारुतो को लगता है कि अब उसे डांट पड़ेगी, पर जिराया उल्टा मुस्कुराते हुए बोलता है नारुतो मुंह नीचे मत करो, तुमने एक लेजेंडरी सानिन को डिफीट किया है। वो ये भी कहता है कि गलती उसकी थी जो उसने नारुतो को डुएल के लिए इनवाइट किया। ये सुनते ही नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनाटे नारुतो के पास आकर उसका सर पकड़ लेती है और बोलती है तो ये है वो बच्चा जिसने जिराया को बचा दिया। जिराया चिढ़ते हुए बोलता है अरे मैंने बच्चा समझ के छोड़ दिया था, वरना अपने रियल पोटेंशियल में मैं आता तो इसको इंजरी हो जाती। ये सुन के वहाँ सब हंस पड़ते हैं। फिर जिराया सीरियस होकर नारुतो से बोलता है कि उसके पास ओवरवेलमिंग डेंजरस पावर है और जब शिनोबी वर्ड को जरूरत पड़े तो बिना डरे लड़ना। नारुतो ये बात दिल से समझ लेता है। जिराया से मिलने के बाद नारुतो का मन थोड़ा हल्का हो जाता है और वो सीधा सासुके से मिलने चला जाता है। सासुके एक शांत जगह पर बैठा होता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। नारुतो उसके पास जाकर बोलता है टेंशन मत ले सासुके, मैं हूँ ना। सासुके थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अचानक नारुतो से पूछता है नारुतो ये बता तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। नारुतो थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर धीरे से बोलता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। सासुके गहरी सांस लेता है और बोलता है कि उसने सुना था कि पहले एक उजुमाकी विलेज हुआ करता था, पर अब वो गायब हो चुका है, बिल्कुल उसके उचिहा क्लैन की तरह। ये सुनते ही नारुतो क्यूरियस हो जाता है। दोनों बात करते करते उजुमाकी क्लैन के पुराने हाइड हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ की जगह सुनसान होती है, पर हवा में कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। तभी नारुतो के अंदर जो कष्ट स्पिरिट होता है वो नारुतो से बात करता है और बोलता है नारुतो क्या तुम उजुमाकी क्लैन से हो। नारुतो कंफर्म करता है कि हाँ वो उजुमाकी ही है। ये सुन के स्पिरिट धीरे से बोलता है तभी मैं सोच रहा था तुमने मेरी ट्रैप सील कैसे रिमूव की। नारुतो और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके क्लैन का कनेक्शन सिर्फ शिनोबी वर्ल्ड तक सीमित नहीं है। कर्ट स्पिरिट फिर नारुतो को एक और सीक्रेट बताता है। वो कहता है कि उजुमाकी क्लैन असल में शिनोबी वर्ल्ड का क्लैन ही नहीं था, बल्कि वो किसी और ही जगह से आए थे। ये सुनते ही नारुतो एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आता है और वो पूछता है क्या हम वहाँ जा सकते हैं। स्पिरिट थोड़ा सीरियस होते हुए बताता है कि वो एक अलग डायमेंशन है और वहाँ जाने के लिए टेलीपोर्टेशन जुत्सु आना जरूरी है, मतलब ऐसा जुत्सु जो स्पेस को ही फोल्ड कर दे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ना नारुतो को और ना ही सासुके को अभी तक टेलीपोर्टेशन जुत्सु प्रॉपर तरह से आता ही नहीं है। दोनों थोड़ी देर वहाँ खड़े रहते हैं उस डायमेंशन के बारे में सोचते हुए, पर फिर वापस लौट आते हैं। नारुतो के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, उसका क्लैन सिर्फ खत्म नहीं हुआ बल्कि कहीं और से आया था, और ये बात उसके लिए और भी डेंजरस बन जाती है क्योंकि जितना ज्यादा वो अपने पास्ट के करीब जा रहा था उतना ही ज्यादा वो किसी अनजाने खतरे की तरफ बढ़ रहा था।
उसके बाद नारुतो और सासुके ज्यादा टाइम साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों का गोल अलग होता है पर रास्ता एक ही होता है, स्ट्रॉन्ग बनना। गॉड स्पिरिट इस बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। जब नारुतो को ट्रेन करना होता है तो वो उसे सीधा इनर डायमेंशन में ले जाता है जहाँ टाइम का फ्लो अलग होता है। वहाँ नारुतो अपने लिमिट्स को बार बार तोड़ता है और जब सासुके की ट्रेनिंग होती है तो गॉड स्पिरिट नारुतो की बॉडी के थ्रू रियल वर्ल्ड में आकर सासुके को ट्रेन करता है। धीरे धीरे दोनों के पावर लेवल्स इंसेन होते जाते हैं। नारुतो के पास रासेंगान रेन जैसे टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें आसमान से एक के बाद एक रासेंगान गिरते हैं और साथ ही बीजू बॉम्ब रेन जो सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए रिजर्व करता है। वही सासुके का सुसनो अब नॉर्मल नहीं रहता, वो एक एडवांस फॉर्म ले लेता है, ऐसा सुसनो जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होता। उस सुसनो की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि अगर कोई उस पर अटैक करे तो वो अटैक सुसनो के आर पार हो जाता है, जैसे स्पेस ही बेंड हो गया हो। और अगर सुसनो खुद अटैक करे तो सामने वाले पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ती है जो मोस्टली वन शॉट होती है। दोनों को पता होता है कि वो अब नॉर्मल स्लो भी नहीं रहे, पर फिर भी वो चुपचाप ट्रेनिंग करते रहते हैं। 2 साल पूरे होने वाले होते हैं और सासुके फाइनली डिसाइड करता है कि अभी इटाची को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो नारुतो के पास आता है और बोलता है कि वो अकेला नहीं जाएगा। नारुतो भी उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है। फिर भी नारुतो एक लास्ट ट्राई करता है और कहता है सासुके हम उसे समझा भी सकते हैं ना। सासुके बिना रुके रिप्लाई करता है नहीं, हमें उसे खत्म ही करना पड़ेगा। आखिरकार दोनों अकात्सुकी के हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाते हैं। इधर कोनोहा में किसी को भी आइडिया नहीं होता कि नारुतो और सासुके अचानक कहाँ गायब हो चुके हैं। उधर अकात्सुकी के मेंबर्स पहले ही सेंस कर लेते हैं कि 2 बहुत ही पावरफुल चाक्रा स्पिरिट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। पेन सबको अलर्ट कर देता है और सारे अकात्सुकी मेंबर्स सीरियस हो जाते हैं। कुछ ही देर में सब बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनके सामने नारुतो और सासुके बिल्कुल काम खड़े होते हैं, जैसे ये जगह उनके लिए कोई थ्रेट ही ना हो। नारुतो शांत आवाज में पूछता है तुम लोगों का लीडर कौन है? तभी ओबिटो अपना चाइल्डिश बिहेवियर छोड़कर सीरियस मोड में आ जाता है और आगे बढ़कर कहता है मैं हूँ। ये सुन के कुछ अकात्सुकी मेंबर्स भी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता कि टोबी ही असली लीडर है। ओबिटो के आगे आते ही एटमॉस्फेयर एकदम भारी हो जाता है। नारुतो बिना कुछ बोले धीरे से अपना चक्र रिलीज करता है और उसके साथ ही गॉड स्पिरिट का स्पिरिचुअल प्रेशर भी बाहर आने लगता है। ये प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि अकात्सुकी के कई मेंबर्स वहीं के वहीं फ्रीज हो जाते हैं। उनके चेहरे पर पसीना टपकने लगता है। पेन जोर से चिल्ला के कोनान को पीछे हटने के लिए बोलता है। कोनान एक पल के लिए नारुतो की तरफ देखती है और उसकी आंखें फट जाती हैं, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो बिना बोले ही जमीन पर बैठ जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, ये इंसान नहीं है। इसी बीच सासुके चुपचाप इटाची के पास पहुंच जाता है और सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इटाची रिएक्ट करने ही वाला होता है कि सासुके उसे उठाकर दूर ले जाता है। नारुतो ये देखकर हल्की सी हंसी के साथ बोलता है चलो ठीक है, उन्हें थोड़ा पर्सनल टाइम दे देते हैं, हम यहाँ मजे करते हैं। नारुतो का ये काल्म एटीट्यूड अकात्सुकी के लिए और भी ज्यादा स्कैरी हो जाता है क्योंकि वो बिना फाइट किए उन्हें मेंटली तोड़ रहा होता है। उधर सासुके और इटाची के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में दोनों ही लाइटनिंग फास्ट अटैक्स एक्सचेंज करते हैं। शूरिकेन, फायर जुत्सु और गेंजुत्सु का एक भयंकर क्लैश होता है। इटाची हर बार सासुके के अटैक्स को काउंटर करता है पर उसे धीरे धीरे फील होने लगता है कि सासुके अब पहले जैसा नहीं रहा। सासुके अपनी नए जुत्सु का यूज करता है जो इटाची ने कभी देखे ही नहीं होते। जब इटाची अपना सुसनो एक्टिवेट करता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है कि अब फाइट उसके कंट्रोल में आ जाएगी, पर अगले ही पल सासुके भी अपना सुसनो एक्टिवेट करता है। सासुके का सुसनो देखकर इटाची शॉक्ड रह जाता है। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होता बल्कि उसके अराउंड स्पेस ही डिस्टॉर्ट हो रहा होता है। इटाची जब अटैक करता है तो उसका अटैक सीधा सुसनो के आर पार निकल जाता है जैसे कुछ था ही नहीं, और जब सासुके काउंटर करता है तो आसानी से लाइटिंग स्ट्राइक होती है और इटाची घुटनों पर आ जाता है। फाइट का फाइनल मोमेंट आता है जब सासुके अपनी पूरी फोकस के साथ एक लास्ट ब्लो देता है। इटाची मुस्कुराता है जैसे वो पहले से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो और फिर जमीन पर गिर जाता है। सासुके खामोशी से खड़ा रहता है, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं सिर्फ अकेलापन होता है। इटाची के गिरते इधर बैटलफील्ड का फोकस पूरी तरह नारुतो पर आ जाता है। एक सेकंड के लिए अकात्सुकी के सब मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना किसी सिग्नल के सब एक साथ नारुतो पर अटैक कर देते हैं। फायर, लाइटनिंग, पेपर बॉम्ब्स, कर्स जुत्सु सब कुछ एक ही डायरेक्शन में आ रहा होता है। नारुतो शांत खड़ा रहता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगले ही पल वो अपना रासेंगान रेन एक्टिवेट करता है। आसमान का रंग बदलने लगता है और ऊपर से एक के बाद एक रासेंगान गिरने लगते हैं। हर रासेंगान का इम्पैक्ट जमीन को चीर देता है। अकात्सुकी के मेंबर्स इधर उधर गिरने लगते हैं, कोई उठ भी नहीं पाता। कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ सीधा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, पर एक ही बंदा होता है जो अभी भी वहाँ खड़ा होता है और वो ओबिटो होता है। वो नारुतो को गुस्से से घूर रहा होता है, उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दोनों होती हैं। नारुतो अपना रासेंगान रेन बंद नहीं करता, प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे एक एक करके बाकी के सारे अकात्सुकी मेंबर्स डिफीट हो जाते हैं। ओबिटो अपनी डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है पर नारुतो का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना हैवी होता है कि उसकी मूवमेंट ही लॉक हो
जाती है। 5 मिनट के अंदर ओबिटो भी घुटने पर आ जाता है। नारुतो उसके पास जाकर सिर्फ इतना बोलता है, अब तुम्हारा खेल खत्म ओबिटो। इसी के साथ आकाशी का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। आकाशवी खत्म होने के बाद नारुतो और सासुके शांत तरीके से कोनोहा वापस लौट आते हैं। विलेज में किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि दोनों क्या करके आए हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद नारुतो को अचानक याद आता है कि सासुके के पास अब टेलीपोर्टेशन jutsu आ चुका है। वो तुरंत सासुके से बात करता है और कहता है कि शायद अब वो उजुमाकी क्लैन के बारे में सच जान सकते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उजुमाकी क्लैन के बचे कुचे रुइंस वाली जगह पर जाएंगे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते में उन्हें हिनाटा और साकुरा मिल जाती है। दोनों पूछती हैं कि नारुतो और सासुके कहाँ जा रहे हैं। नारुतो थोड़ा हेजिटेट करता है पर फिर सच बता देता है कि वो दूसरे डायमेंशन में जाकर अपने क्लैन के बारे में जानने वाले हैं। हिनाटा ज्यादा बिना कुछ सोचे बोलती है कि वो भी साथ चलना चाहती है। साकुरा भी एग्री कर लेती है, कहती है कि वो भी मदद करना चाहती है। थोड़ी देर बात करने के बाद नारुतो और सासुके मान जाते हैं। सासुके टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है और चारों लोग एक नई अनजानी जर्नी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ से उजुमाकी क्लैन का असली सच शुरू होने वाला होता है। जैसे ही वो चारों उजुमाकी क्लैन के पुराने टूटे फूटे एरिया के पास पहुंचते हैं, हवा का माहौल अचानक से भारी हो जाता है। जमीन पर अजीब से चक्र के निशान बने होते हैं और ट्रीज बिल्कुल सूखे हुए लग रहे होते हैं। तभी नारुतो की नजर एक काले से फिगर पर पड़ती है जो कुछ जमीन पर लिखने या एक्टिवेट करने जैसा काम कर रहा होता है। नारुतो जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ? आवाज सुनते ही वो काला फिगर भागने लगता है और नारुतो एक ही पल में उसके सामने अपीयर हो जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक जेत्सु होता है। नारुतो गुस्से में पूछता है, कहाँ भाग रहा है? ब्लैक जेत्सु का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है और वो घबराकर बोलता है, सब खत्म हो गया, वो लोग आ रहे हैं। नारुतो, सासुके, हिनाटा और साकुरा किसी को भी नहीं समझ आता कि वो ब्लैक जेत्सु किसकी बात कर रहा है। नारुतो हल्का सा अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है। जमीन हल्की सी कांपने लगती है। नारुतो आंखें थोड़ी बड़ी करके मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छे से बता तू यहाँ क्या कर रहा था? जैसे ही ब्लैक जेत्सु नारुतो को प्रेशर फील करता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत हाथ जोड़ लेता है और कांपते हुए बोलता है, लॉर्ड स्पिरिट आप यहाँ कैसे? उसकी बॉडी पूरी तरह कांप रही होती है। हिनाटा और साकुरा भी नारुतो की इस फॉर्म को देखकर काफी डर जाती हैं। अगले ही पल ब्लैक जेत्सु की बॉडी धूल में बदलने लगती है और वो हवा में बिखर जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ब्लैक जेत्सु गायब होते ही नारुतो अपने इनर डायमेंशन में चला जाता है और कस्ट स्पिरिट से पूछता है, तुमने उसे मार क्यों दिया? कस्ट स्पिरिट शांत आवाज में जवाब देता है कि ब्लैक जेत्सु ओसुसुकी ब्लड से बना हुआ था और ऐसे बींग्स को जिंदा छोड़ना खुद के लिए खतरा होता है। कुरामा बीच में बोलता है, इसका मतलब ओसुसुकी सब बेकार होते हैं? कस्ट स्पिरिट थोड़ा रुक कर कहता है, नहीं सब नहीं, कुछ सिर्फ 1% होते हैं जो पीसफुल होते हैं। नारुतो फिर रियल वर्ल्ड में आता है और सासुके की तरफ देखकर बोलता है, चलो सासुके, लगता है अब हमारे चलने का टाइम आ गया है। हिनाटा और साकुरा थोड़ी घबराहट में नारुतो से पूछती हैं, तुम नारुतो ही हो ना? नारुतो हंसते हुए बोलता है, अरे तुम दोनों डरो मत, मैं नारुतो ही हूँ, तुम्हारा दोस्त। फिर भी नारुतो के चाक्रा प्रेशर की वजह से दोनों थोड़ी अनईजी रहती हैं। तभी सासुके टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है। चारों बिना वक्त वेस्ट किए उस पोर्टल में कदम रखते हैं और एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनके सामने एक पूरा का पूरा जिंदा विलेज होता है जहाँ लोग अपना काम कर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं और सब कुछ सरप्राइजिंगली पीसफुल लग रहा होता है। नारुतो और बाकी सब हैरान रह जाते हैं, समझने की कोशिश करते हुए कि ये जगह आखिर है क्या। विलेज के अंदर जाते ही नारुतो और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ का माहौल स्नोई वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। लोग बिना किसी डर के अपना काम कर रहे होते हैं। कोई खेती में लगा होता है, कोई घर बना रहा होता है और कुछ लोग सिर्फ हंसते बात करते हुए चले जा रहे होते हैं। जैसे ही आउटसाइडर्स को देखा जाता है, कुछ लोग क्यूरियस होके पास आते हैं और फिर उनके चेहरों पर स्माइल आ जाती है। वो लोग नारुतो, सासुके, हिनाटा और साकुरा को एज अ गेस्ट वेलकम करते हैं। नारुतो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतनी वार्मथ उसने कभी फील नहीं की थी। तभी अचानक एक लड़की तेज आवाज में चिल्लाते हुए आती है। उसका नाम रिजी होता है। वो गुस्से और डर के मिक्स टोन में बोलती है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो वरना हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुन के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग रिजी से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। रिजी सीधा नारुतो के सामने आती है और उसकी तरफ देखकर पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? नारुतो ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो सिनोई वर्ल्ड से आया है। ये सुनते ही पूरे विलेज में ऐसा नाटा छा जाता है। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग कांपने लगते हैं और बिना कुछ बोले पीछे हटने लगते हैं। फिर अचानक पैनिक फैल जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ कोई नहीं बचेगा। नारुतो और बाकी लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। नारुतो हाथ उठाकर बोलता है, रुको, हुआ क्या? हमने क्या गलत कर दिया?
रिजी बिना कुछ बोले नारुतो का हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती विलेज के बाहर लेकर आती है। ये देखकर हिनाटा थोड़ी सी जेलस फील करती है पर वो कुछ कहती नहीं। सासुके और साकुरा भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। विलेज के बाहर एक खाली और शांत जगह पर पहुंचकर रिजी रुकती है और सीरियस टोन में बोलती है, फटाफट यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी मरोगे और हमें भी मरवा दोगे। नारुतो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। रिजी गुस्से और डर के बीच बोलती है कि नारुतो के कपड़ों पर जो सिंबल है वो उजुमाकी क्लैन का है। नारुतो कामली बोलता है कि हाँ वो उजुमाकी ही है। सुनते ही रिजी जोर से चिल्लाती है, तो भाग जाओ यहाँ से वरना तुम पक्का मारे जाओगे। नारुतो भी चिल्लाते हुए पूछता है, लेकिन मुझे मारेगा कौन? रिजी उससे घूर के बोलती है, तुमने अपने पास्ट के बारे में, अपने क्लैन के बारे में कुछ पता भी है या नहीं? नारुतो ऑनेस्टली बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता और इसी चीज को जानने के लिए वो यहाँ आया है। रिजी ये सुनकर नारुतो के हाथ फिर से पकड़ लेती है और उसे आगे ले जाने लगती है। साथ ही सासुके, साकुरा और हिनाटा से बोलती है, तुम लोग यहीं रुको। सासुके तुरंत रिप्लाई करता है, क्यों? नारुतो को हम अकेले नहीं जाने देंगे। हिनाटा भी सपोर्ट करती है। अब रिजी ठंडी आवाज में बोलती है, ये उजुमाकी क्लैन का सीक्रेट है, यहाँ सिर्फ उजुमाकी या उनके एंसेस्टर्स ही जा सकते हैं। रिजी नारुतो को एक पहाड़ी के अंदर छुपी हुई एक सीक्रेट केव तक ले जाती है। केव के अंदर जाते ही हवा और भी ठंडी हो जाती है और वॉल्स पर पुराने सिंबल्स बने होते हैं जो नारुतो के सील जैसे लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद एक हिडन चैम्बर आता है जिसके सामने एक इनविजिबल बैरियर होता है। रिजी अपने हाथ से कुछ साइंस बनाती है और एक पुराना सा जोशु एक्टिवेट करती है। बैरियर हल्की सी ग्लो करता है और रास्ता खुल जाता है। रिजी नारुतो की तरफ देखकर बोलती है, मैंने सिर्फ गेट ओपन किया है और अगर तुम सच में उजुमाकी नहीं हुए तो इसके अंदर जाते तो मर जाओगे। नारुतो बिना एक सेकंड सोचे आगे बढ़ता है। जैसे वो बैरियर के अंदर कदम रखता है कुछ भी नहीं होता। दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर एक बिल्कुल खाली और अंधेरा कमरा होता है, ना कोई मूर्ति ना कोई स्क्रॉल, बस साइलेंस। नारुतो कंफ्यूज होकर पूछता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रिजी बोलती है, ये एक ऐसा रूम है जहाँ अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो उसकी खबर किसी भी ओसुजुकी को नहीं लगेगी। नारुतो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, बाहर बता दे तो कौन सा यहाँ ओसुजुकी खड़े थे और वैसे भी मुझे उनसे मिलना ही है। रिजी गुस्से में बोलती है कि ओसुजुकी बुरे होते हैं। नारुतो पूछता है कि फिर उन्होंने यहाँ आने दिया ही क्यों? नारुतो गुस्से में वापस जाने लगता है। तभी रिजी बोलती है, रुक जाओ, तो अब ये क्लैन का पास्ट नहीं जानना चाहोगे? नारुतो रुक जाता है। रिजी आखिरी बात बोलती है, इस रूम के बाहर जो कुछ होता है वो ओसुजुकी गॉड को पता चल जाता है। इसलिए नारुतो बिल्कुल शॉक हो जाता है। रिजी फिर शुरू से सब बताना शुरू करती है और सीन धीरे धीरे फ्लैशबैक में चला जाता है। वो बताती है कि उजुमाकी क्लैन पहले उजु क्लैन का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वो लोग एक साथ रहते थे, खुश थे और उनकी सीलिंग टेक्निक्स पूरे मल्टीवर्स में फेमस थी। पर एक दिन ओसुजुकी आर्मी ने उन पर अटैक कर दिया। उजु क्लैन ने पूरी ताकत से फाइट की और काफी हद तक ओसुजुकी आर्मी को ओवर पावर भी कर लिया। अभी बैटलफील्ड में सिपाही ओसुजुकी की एंट्री होती है। उसके पास गॉड लेवल से भी ऊपर की पावर होती है। वो सिर्फ एक झटके में पूरे उजु क्लैन को डिफीट कर देता है। उजु क्लैन में एक लड़की होती है, माकी, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। उसका आईक्यू नेक्स्ट लेवल होता है। सिचुएशन समझते हुए एक फॉरबिडन टेलीपोर्टेशन जोशु यूज करती है और इनफाइनाइट वॉइड में इंटर कर जाती है ताकि क्लैन का अंत ना हो। और सिवाय ओसुजुकी उसे वहां भी फॉलो कर लेता है। तब माकी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो खुद को उस इनफाइनाइट से एक रैंडम डायमेंशन में पुश कर देती है जिसे ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। वही डायमेंशन आगे चल के शिनोबी वर्ल्ड में उसे छोड़ देता है। शिनोबी वर्ल्ड में पहुंचने के बाद उजुमाकी क्लैन का जन्म होता है। इसी वजह से कागुया भी शिनोबी वर्ल्ड पर आई थी मागी को ढूंढने के लिए और कागुया अपने ही बच्चों के हाथों सील हो जाती है और ब्लैक जिसु को छोड़ जाती है बाकी काम करने के लिए। ब्लैक जिसु ने वॉर्स करवाई, विलेजेस को भड़काया और धीरे धीरे उजुमाकी क्लैन को सबका दुश्मन बना दिया। इसी प्रोसेस में उजुमाकी क्लैन लगभग खत्म हो गया पर कुछ लोग बच गए थे और उसी का नतीजा आज नारुतो उन सबके सामने खड़ा था। रिजी अपनी बात खत्म करती है और दोनों जैसे उस सीक्रेट चैम्बर से बाहर निकलते हैं, हवा का प्रेशर अचानक से बदल जाता है। नारुतो के बॉडी के रोम रोम को जैसे ही एक खतरनाक चक्र का एहसास होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये एनर्जी किसकी है, पर ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होती। रिजी डरते हुए कहती है, नारुतो फाइनली वो आ गए। ये सुनते ही नारुतो बिना एक सेकंड वेस्ट किए भागते हुए केव के बाहर निकलता है। बाहर का सीन देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। एक पूरी पूरी ओसुजुकी आर्मी सासुके के सामने खड़ी होती है। सासुके हाफ इंजर्ड होता है, सांस तेज चल रही होती है उसकी, और साकुरा और हिनाटा पीछे जमीन पर गिरी होती हैं। दोनों हिल भी नहीं पा रही होती हैं। ये देखते ही नारुतो का कंट्रोल टूट जाता है। वो कुरामा का चक्रा अनलीज करता है और साथ ही कर्ड स्पिरिट की कुछ चिल्ड पावर्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। नारुतो एक भयंकर प्रेशर के साथ सीधा आर्मी के बीच में जंप करता है। जैसे ही उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है, पूरे विलेज के लोग एक साथ कांप उठते हैं। उनके अंदर एक एंशिएंट सेंसेशन दौड़ जाती है। कुछ लोग शॉक में बोलते हैं, ये तो लॉर्ड स्पिरिट की एनर्जी है। गूज़बम्प्स सबके शरीर पर आ जाते
जाते हैं। नारुतो सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही 4 से 5 ओसुजुकी को लपेट देता है। नारुतो को फाइट करते हुए देख उजू क्लैन के विलेजर्स का खून भी गर्म होने लगता है, पर डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ पाता। अभी रीजी बैटलफील्ड में कूद जाती है। उसे देखकर विलेजर्स को हिम्मत मिलती है और पूरा विलेज ओसुजुकी आर्मी के खिलाफ लड़ने लगता है। सासुके भी अपनी चोटों को इग्नोर करके वापस उठ खड़ा होता है और लाइटनिंग के साथ दुश्मनों में टूट पड़ता है। लड़ाई अपने पीक पर होती है कि तभी अचानक एक और भी ज्यादा खतरनाक चाका पूरे बैटलफील्ड को ढक लेता है। हवा जैसे रुक सी जाती है। अगले ही पल शिबाई ओसुजुकी की एंट्री होती है। उसे देख के ही सारे ओसुजुकी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट आ जाती है। शिबाई की प्रेजेंस ही इतनी हैवी होती है कि विलेज के लोग तुरंत डर जाते हैं। पर तभी नारुतो एक पावरफुल जंप करता है और सीधे शिबाई के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नारुतो बोलता है, तो तू ही है इन सब का लीडर। नारुतो को सामने खड़ा देखकर विलेजर्स को थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो दोबारा फाइट में लग जाते हैं। नारुतो और शिबाई एक दूसरे को घूरते हैं जैसे दोनों एक दूसरे की ताकत नाप रहे हो। आगे ही पल नारुतो शिबाई पर अटैक कर देता है और लगातार 2 खतरनाक ब्लोज देता है। शिबाई जमीन में जा गिरता है। ये देखकर पूरे विलेज में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर अगली ही सेकंड नारुतो के पीछे से आवाज आती है, बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। नारुतो मुड़ भी नहीं पाता और शिबाई उसे एक ही शॉट में उड़ा देता है। नारुतो सीधा जमीन पर गिरता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस। शिबाई हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैंने पहले सबको क्यों नहीं मारा? वो कहता है कि वो विलेज वालों को मागी को मरते हुए दिखाना चाहता था और वो तो पहले ही मर चुकी है। फिर वो बोलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर उसका वंश तो अभी भी जिंदा है ना, तो चलो मैं सबसे पहले इसी को मारूंगा और उसके बाद मैं पूरे विलेज को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही सारे विलेजर्स का रंग उड़ जाता है और पूरा बैटलफील्ड एक बार फिर साइलेंस में चला जाता है। शिबाई ओसुजुकी नारुतो को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक उसके सामने सासुके आ जाता है। सासुके पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है, पर शिबाई बिना एक्सप्रेशन बदले सिर्फ एक ही हिट में सासुके को दूर फेंक देता है। सासुके जमीन पर गिर जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। साकुरा दिन चिल्लाते हुए सासुके के पास भागती है और तुरंत उसे हील करना शुरू कर देती है। शिबाई फिर नारुतो की तरफ बढ़ता है, पर इस बार उसके सामने हिनाटा और रेजे खड़ी होती है। दोनों कांपते हुए बोलती है, हम तुम्हें नारुतो को मारने नहीं देंगे। शिबाई उनकी बात सुन के सिर्फ हंसता है और अपनी पावर से दोनों को हवा में उठा लेता है। तो उन्हें कस के पकड़ लेता है। हिनाटा और रेजे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उनकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती हैं। वो लगभग मरने ही वाली होती हैं। उसी वक्त सीन नारुतो की इनर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाता है। नारुतो वहाँ अनकॉन्शियस पड़ा होता है, पर उसे हिनाटा और रेजे के स्क्रीम सुनाई देती है। ये आवाज उसके दिल को चीर जाती है। जैसे ही नारुतो आंखें खोलता है, उसके सामने कर्ड स्पिरिट खड़ा होता है। स्पिरिट शांत आवाज में बोलता है, नारुतो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी दोगे? नारुतो बिना सोचे पूछता है, क्या तुम उसे हरा सकते हो? कर्ड स्पिरिट हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहता है, सब मुझ पर छोड़ दो। अगले ही पल नारुतो स्वैप बोलता है और दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। स्वैप होते ही नारुतो की बॉडी से एक भयंकर स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लास्ट होती है। आसपास की जमीन फटने लगती है, हवा चीखने लगती है और नारुतो के मुंह से एक दिल दहला देने वाली स्क्रीन निकलती है। इस प्रेशर को फील करते ही शिबाई ओसुजुकी का एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हो जाता है। उसे ये एनर्जी पहचानी हुई लगती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। अगले ही सेकंड कर्ज स्पिरिट नारुतो की बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लेता है। वो एक झटके में शिबाई के सामने अपीयर होता है और बिना वार्निंग दिए उसके दोनों हाथ काट देता है। शिबाई दर्द से चिल्लाता है और उसकी ग्रिप छूट जाती है। हिनाटा और रेजी नीचे गिर जाती हैं और बच जाती हैं। शिबाई कांपते हुए बोलता है, लॉर्ड स्पिरिट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लॉर्ड स्पिरिट गुस्से भरी आवाज में बोलता है, पिछली बार तूने मुझे धोखे से सील किया था, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो शिबाई को मागी का सच बताता है कि मागी का मकसद ही यही था कि वो किसी ऐसे उजुमागी के थ्रू उसे वापस ला सके जिसके अंदर टेल्ड बीस्ट जैसा चाकरा हो। इसीलिए वो दूसरे डायमेंशन में भाग के गई और वहां जाके उसने लॉर्ड स्पिरिट को अनसील करने की बहुत कोशिश की और एट द लास्ट वो लड़का नारुतो निकला। इस सुनते शिबाई डर के मारे भागने लगता है और कर्ड स्पिरिट जाके शिबाई ओसुजुकी को परमानेंटली खत्म कर देता है और सारे ओसुजुकी को विलेज वाले दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और एट द लास्ट फिर नारुतो और बाकी सब अपने डायमेंशन में लौट जाते हैं। साथ में उनकी रिजी भी जाती है और शिनोबी वर्ल्ड में पहुंचने के बाद थोड़ा एक टाइम स्किप होता है और उस टाइम स्किप के बाद नारुतो हिनाटा और रिजी से शादी कर लेता है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो तुमको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।